यस सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ था। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ठीक से कि ये जो है इस पूरे स्ट्रिप का हमको इमेज निकाल के दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं, चलो इसको नाम दे दे के देखे रखते हैं। सपोज इसको मान देते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेंगे ए, इसको बोल देंगे बी, चलेगा। तो ए डैश is the object and b dash is another object। ओके, तो हमको सबसे पहले फोकस करना है ए डैश के ऊपर, ठीक है, उसका हमको इमेज ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो ए डैश का डिस्टेंस कितना है पोल से, दिखा सकते हो। ये सपोज पोल है, तो ये 60 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, बट एक्स्ट्रा 15 यहाँ पे उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, जो बनता है 75। करेक्ट है 75, एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट गेट द फॉर ए डैश। ओके, ए डैश को अगर हम सपोज ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो यू कैन बी सपोज टू बी -75 सेंटीमीटर एंड एफ इज ऑलरेडी देयर, दैट इज 30 सेंटीमीटर विच इज गिवन ऑलरेडी। बट नॉट वन थिंग हियर दैट इट इज द कॉन्केव मिरर, राइट, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के लिए हमको पता है ऑलरेडी कि फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव हुआ करता है, तो ये -30 हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और v जो है वो हमको निकालना है। तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला यूज करके, जिसमें 1/f मतलब ये -30 यहाँ पे लग जाएगा इस तरफ, v जो है वो तो हमको निकालना है, और 1/u, u मतलब -30 यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी u तो -75 है, ये देखो इधर, तो ये -75 यहाँ पे डाल देंगे, जिससे ये -75 1/-75 इस तरफ लेके आएंगे, तो हमको मिलेगा 1/-30 प्लस 1/75 विच कम्स आउट टू बी 1/v, जिससे हमको मिल रहा है, अब देखो 30 और 75 का एलसीएम क्या बनता है, 15 2s एंड 15 5s, तो इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है, सो एलसीएम विल बी 150 एंड हियर इट विल बी -5 प्लस 2 and that is divided by 150, which comes out to be 1/v here, and from this only we can just get this as -3/150, which is going to be 1/v, so that this 3 also gets cancelled and we'll be left with 50 here, so that we can get this v is equal to -50 centimeter. So see here we have got this v, that is the image distance. Remember इमेज डिस्टेंस हमने निकाल के दिखाया। ए डैश का जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, -50 सेंटीमीटर पे। माइनस साइन का मतलब है ये इसी तरफ रहेगा, नो डाउट। तो इसका मतलब ये तो चलो 60 है, तो 60 से थोड़ा 10 कम, मतलब यहाँ पे उसका इमेज बनेगा, देखो ठीक से। और ए डैश का इमेज यहाँ पे बन रहा है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, देखो यहाँ पे उसका इमेज बनेगा, और वो भी इसका जो इमेज है वो डिमिनिश्ड रहेगा, देखो यहाँ पे बहुत छोटा रहेगा उससे, तो वी कैन जस्ट डिनोट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस एंड जस्ट रिप्रेजेंट इट एज, इमेज होने से आई डैश बोल देंगे उसको, चलेगा ना, आई डैश, ठीक है। तो दिस इज द इमेज विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, नो डाउट। अच्छा, अभी लेट अस फोकस ऑन दिस बीबी डैश हियर। ओके, बीबी डैश के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो सेम थिंग कैन बी डन फॉर बीबी डैश ऑल्सो। ओके, फॉर बीबी डैश टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस बीबी डैश ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो देखो ठीक से यहाँ पे ये टोटल 60 है, उसमें से ये 15 अगर काटो तो बचता है 45, तो इसलिए वी कैन से दैट u इज गोइंग टू बी -45 सेंटीमीटर, नो डाउट। ओके, एंड f जो है वो f हमारा मिल रहा है -30, जो कि ऑलरेडी दे रखा है। ओके, अगर तुमको देखने में थोड़ा छोटा दिख रहा है तो यू कैन जस्ट जूम ऑल्सो, ठीक है। अगर तुमको मोबाइल पे अगर आप देख रहे हो तो आप जूम भी कर सकते हो, नो डाउट। ओके, तो अभी यहाँ पे ये f और u तो मिल गया हमको। अभी लेंस इक्वेशन, मिरर इक्वेशन यूज करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिससे 1/-30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-45। ओके, जिससे हमको मिल रहा है 1/45 माइनस 1/30 इज गोइंग टू बी 1/v। सो अभी इन दोनों का एलसीएम देखो क्या है, 45 मतलब 15 3s एंड 15 2s,
तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम बनेगा 90। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 - 3 अपॉन 90 which is going to be 1 upon v, which means minus 1 upon 90 is going to be 1 upon v, which gives v is equal to minus of 90 सेंटीमीटर। देखो ठीक से, तो ये जो दूसरा इमेज मिल रहा है हमको बीबी डैश का जो इमेज है वो कहाँ पे मिल रहा है, -90 सेंटीमीटर पे। तो मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो 60 सेंटीमीटर पे तो ये है, 75 सेंटीमीटर पे ये है, और 15 डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हमको इमेज मिलेगा ये 90 सेंटीमीटर होगा। चेक करो एक बार ठीक से। तो 90 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इस बीबी डैश का इमेज हमको यहाँ पे मिलेगा, और वो भी मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि बीबी डैश इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स और विद इन सी, एंड दैट्स व्हाई इट्स इमेज विल बी मैग्नीफाइड, इट विल बी लाइक दिस। ओके, ये इस तरह से होगा। अब देखो ए डैश का इमेज इधर है जो कि 50 सेंटीमीटर पे है, और बीबी डैश का इमेज 90 सेंटीमीटर पे है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इमेज ऑफ दिस होल स्ट्रिप विल फॉर्म from 50 centimeter to 90 centimeter and it will be like this। देखो ठीक से, इस तरह से उसका इमेज बनेगा हमारा जो पूरे स्ट्रिप का। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है लेकिन उसका इमेज जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा, ये समझ सकते हो क्यों? the image will not be rectangular, why? because see a dash का जो इमेज है it will be diminished and bb dash का जो इमेज है that will be magnified, and that's why and other points का जो इमेज है यहाँ से जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो वैसे वैसे इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हमको मिलता रहेगा। the image size will go on continuously increasing as we can take the parts of this strip closer, more and more close to this C here। तो C का जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली C पे ही रहेगा और वो इन्वर्टेड रहेगा और वो भी उसी साइज का रहेगा, नो डाउट। लेकिन इसके जैसे हम अंदर जाते हैं तो अंदर वाले जो पार्ट्स है उनका जो इमेज है इस तरफ हमको मिलता जाएगा और वो भी मैग्नीफाइड रहेगा। सबसे ज्यादा मैग्नीफाई होगा इस बीबी डैश का इमेज जो कि यहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट पे मिलेगा, जो कि 90 सेंटीमीटर पे हमको मिल रहा है। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक वो इमेज यहाँ पे बनेगा, नो डाउट। लेकिन इसमें हमको ये भी निकालना है कि ये जो इमेज का जो साइज होगा वो कितना होगा और ये साइज कितना होगा, वो भी हमको ढूंढ के निकालना है। उसके लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, राइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर हम ए डैश की बात करते हैं तो वी कैन जस्ट से मैग्निफिकेशन, द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज सिंपली h2 upon h1 so magnification can be written to be simply equal to, for AB चल रहा है ये सर, फॉर ए डैश, ओके, फॉर ए डैश। तो मैग्निफिकेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई डैश, अच्छा इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे जे डैश, चलेगा ना? ये आई डैश मतलब ए डैश का इमेज और बी डैश का इमेज जो है वो जे डैश है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन विल एक्चुअली बी इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज दैट इज आई डैश अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट which is a dash, correct है? But this magnification is also going to be equal to the ratio of image distance to object distance। I dash का distance कितना है? 50 सेंटीमीटर, और we can just say v upon u। okay, तो अगर ये magnitude में अगर हम equate करते हैं तो I dash we have to find out a dash is already 3 सेंटीमीटर which is given here upon v कितना है a dash के लिए? देखो ठीक से v का वैल्यू 50 है और u का वैल्यू कितना है? 75 है। तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा 50 अपॉन 75, जो कि यहाँ पे अगर 25 से डिवाइड करेंगे इसको तो 25 2 जा and 25 3 जा and 3 also gets cancelled and we are left with I dash is equal to 2 centimeter। That means the image of A dash will be 2 centimeter। That means ये जो rectangular strip है वो तो यूनिफॉर्म है, उसका क्रॉस सेक्शन तो 3 सेंटीमीटर है, नो डाउट, लेकिन उसका जो इमेज है तो उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन, छोटे से छोटा जो पोर्शन है वो 2 सेंटीमीटर हाइट का होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीबी डैश का इमेज जो कि जे डैश है उसके बारे में, उसका साइज कितना होगा, तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर बीबी डैश अगेन, और वी कैन से फॉर जे डैश which is the image, and here we can just say that it will be for I dash। okay, so for j dash the magnification is given by the formula
the image size, that is jj dash upon bb dash. So here it is jj dash upon bb dash, which must be equal to the v upon u also, but that is in bb dash. तो यहाँ पे आएगा v upon u, जिसमें jj dash तो हमको पता नहीं, but bb dash is still 3 centimeter because the strip is uniform. That's why we can just get this as 3 centimeter, which is going to be equal to v मतलब यहाँ पे भी jj dash का जो डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, तो वो हमको यहाँ पे डालना है, और u जो है तो bb dash का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, दैट इज टू बी पुट हियर 45. सो लेकिन 45 का डबल ही तो 90 होता है, तो इसलिए 45 1 जा 45 2 जा, एंड इफ यू जस्ट टेक दिस 3 इन दैट साइड, then we can be able to get that jj dash is equal to 6 centimeter. That means the another end point of this strip, image of the strip will be 6 centimeter in height, और 6 सेंटीमीटर लंबा वो होगा इस तरह से. तो एक एंड पॉइंट उसका 2 सेंटीमीटर लंबा और दूसरा एंड पॉइंट उसका 6 सेंटीमीटर लंबा, और एक एंड पॉइंट स्टार्ट होगा 50 सेंटीमीटर पे और दूसरा एंड पॉइंट लाई करेगा 90 सेंटीमीटर पे. तो 50 से 90 सेंटीमीटर तक ये इमेज लाई करेगा, और उसका जो नियरेस्ट पोर्शन है वो 2 सेंटीमीटर लंबा होगा, और जस्ट थोड़ा सा जो लास्ट पोर्शन जो है एंड पॉइंट का पोर्शन वो 6 सेंटीमीटर इतना लंबा होगा. तो वी हैव जस्ट ड्रॉन a rough idea about the image formed by this concave lens on the principal axis due to the strip. Getting it? If you have any doubt, you can just ask it. Okay. I hope you have taken the screenshot. Now let us move further. Let us see the next question. Okay, I think we have done all the questions up to 9th, means 8th actually. Okay, 9th वाला देखो ठीक से. Consider the question number 9. See here, it is based on the concept of Snell's law. Yes, a monochromatic light, we'll just write light ray is incident at 37 degree on an equilateral prism. Okay, एक इक्विलेटरल प्रिज्म के ऊपर वो इंसिडेंट होता है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2. उसके प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. डिटरमाइन द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. तो फाइंड ई एंड डेल्टा. ओके, ये दोनों हमको निकालना है. और क्या दिया है देखो, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, तो देखो और एक क्वेश्चन पूछा है, इफ कैपिटल ए इज एडजस्टेबल then for what should be its value for emergent ray to be just possible for the same angle of incidence. Okay,
ओके तो अभी देखो यहाँ पे ये सिंपल सा हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 37 डिग्री ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड फाइंड आउट दिस E एंड डेल्टा इफ A इज एडजस्टेबल। ये बाद में हम करेंगे, पहले ये तो कर लेंगे फटाफट, ठीक है। E एंड डेल्टा फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। सपोज दिस इज द इक्विलैटरल प्रिज्म like this, whose each angle is going to be 60 degree here, and suppose that a ray of light just incidents at this surface, तो ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल के साथ वो 37 डिग्री इतना एंगल करके इंसिडेंट कर रहा है। सपोज ये, ठीक है, दिस इज द एंगल 37 डिग्री, okay, then it will just get refracted like this and incident on the next surface at some angle and again get emerge from this side here, okay. So this is the emergent ray and this will make an angle of emergence E here, and this R1 and R2 is also not known here, okay. देखो यहाँ पे ठीक से, लेकिन इतना तो हमको पता है ऑलरेडी कि R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू A। याद है सभी को? R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है? A होता है, और A ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। अगर हमको R1 मिल जाए तो तुरंत R2 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और यहाँ दोनों तरफ, दोनों रिफ्रैक्शंस के दौरान हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो इफ यू यूज द स्नेल्स लॉ एट दिस पेयर on this first surface here, then we can just able to say that for this surface AB we can say this is AB. So for AB, using the Snell's law, we can just get that n is equal to sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction, R1 we can say. अच्छा, इसमें एक बात याद रखो ठीक से कि we cannot use the directly the prism formula here. Prism formula क्या है यहाँ पे? n is equal to sine of A plus delta m upon 2 divided by sine of A by 2. ये हम क्यों यूज नहीं कर सकते यहाँ पे? बताओ, कौन बताएगा? याद रखो ठीक से, डेल्टा m स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हियर, करेक्ट है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन उसको बोलते हैं। बट हियर इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन दैट द मिनिमम, द रे सफर्स फ्रॉम मिनिमम डेविएशन एक्चुअली, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमको डेल्टा m पता नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करना है हमको। But instead of that, we can just use Snell's law on the two surfaces individually. If you use it for the first surface, we can just get this sin I upon sin R1, where I can be replaced by 37 degree here. So n becomes equal to sine of 37 degree, and already n is given. See there, it is 3/2, right? So if we just put it here, then we can get this as 3/2, and that is divided by sine of R1 as it is. And even we can just try to find out this, we can apply the Snell's law here on this surface AC also. For the surface AC, we can just get the Snell's law to be applied here, and that is, अभी उस केस में principle of reversibility हमको यूज करना पड़ेगा। If you use the principle of reversibility, then E becomes the angle of incidence, and R2 will actually become the angle of refraction in that case. And that's why we can just say it will be n is equal to sine of E upon sine of R2. But here the problem is that n is only the thing we know, E and R2 are not known here. So what we have to do here is just first of all we'll have to find out this R1 from this here, and use that R1 plus R2 is equal to A, where A is actually 60 degree. तो उससे हमको R1 अगर इसमें से मिल जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे, और A ऑलरेडी पता है, तो R1 plus R2 is equal to 60. ये यूज करके हम R2 निकाल के लेंगे। So R2 will actually be 60 minus R1, correct है? And this R2 is to be put here in this equation. Already n is known, then we can get this E here from this equation. तो यहाँ से हमको E निकालना होगा, और फिर जाके डेल्टा हमको मिलेगा using the equation A plus delta is equal to I plus E. Okay? तो ये वाला इक्वेशन, ये पूरा स्ट्रेटेजी हमको यूज करना है। तो चलो यहाँ पे हम ये सॉल्व करते हैं आगे। पहले R1 हमको निकालना है। How can we find out R1 from this equation here? Just take this R1 in that side
and get sine r1 here to be simply equal to 2 by 3 times of sine of 37 degree. And as we already seen last time, there is a standard triangle of a right angle triangle whose one side is 3, 4 and 5. Then the three side का जो opposite angle होता है वो हमेशा 37 डिग्री हुआ करता है, 4 का opposite angle हमेशा 53 डिग्री हुआ करता है. तो using this triangle we can just easily get the value of sine 37, correct है? Or no doubt we can just take it see it from the log tables also, but not required actually. Sine 37 will actually be 3 by 5. Just put it here and get it as sine of r1 is equal to 2 by 3 into 3 by 5, correct hai? So that we can just get 3 cancelled and we'll be left with sine of r1 is equal to 2 by 5, correct hai? 2 by 5 can be written as 0.4, right? Yes, so sine r1 is going to be 0.4. Okay, so r1 will be equal to what then? Sine inverse of 0.4, which has to be found out from the natural sines table. Okay, what is the natural sine का जो टेबल होता है, तो उसके अंदर ये जो वैल्यू है 0.4 वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो ठीक से 0.4 कहाँ पे मिल रहा है हमको नेचुरल साइन के अंदर? 23 डिग्री एंड 36 मिनट्स पे मिल रहा है. चेक करो एक बार. Actually it comes out to be 23 degree and 30 minutes, and mean difference to be added here will be almost 5 minutes का 14 डिग्री जो है 14 मिनट्स का. तो ठीक है, 0.400 can be obtained to be at 23 degree and 35 minutes. Okay, yes, so r1 comes out to be 23 degree and 35 minutes. Okay, and now once we get this r1 we can plug it here in this formula so as to get r2. Okay, so we can write here that, but we have that r1 plus r2 is equal to a. So r1, which is already 23 degree and 35 minutes, plus r2 must be equal to a, that is the angle of prism, which is 60 degree here. So we can just be able to find out r2 to be simply 60 minus 23 degree 35 minutes, which is going to be 60 में से 23 डिग्री 35 मिनट्स गया, कितना बचेगा? यस, यहाँ से तो अच्छा 60 डिग्री को हमको कैसे लिखना होगा? देखो 60 डिग्री माइनस 23 डिग्री 35 मिनट्स, ये सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पता है ना सबको? ये देखो ये 60 जो है वो कैरी दे के बनेगा 59 डिग्री. ओके, और यहाँ पे 0 डिग्री था पहले, तो वो 0 डिग्री कैंसिल होके 1 डिग्री कैरी लेके वो बनेगा एक्चुअली 60 मिनट्स. ओके, 0 मिनट्स था तो 0 मिनट्स कैंसिल करके हमने उसको 60 मिनट बना लिया. 60 मिनट्स क्योंकि उसमें से 1 डिग्री कम हो गया, तो दैट 1 डिग्री करेस्पॉन्ड्स टू 60 मिनट्स, एंड 60 में से 35 गया तो बचता है 25 मिनट्स, और 59 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो तो बचता है 36, राइट? 36 डिग्री 25 मिनट्स. ओके, तो 36 डिग्री and 25 minutes. This will be the value of R2 we have got here. Now we have to put this value of R2 here in this equation. Okay, तो इसके बाद का जो स्टेप है वो हम यहाँ पे करेंगे. For AC we have that n is equal to sin E upon sin R2, but n is 3 by 2, so 3 by 2 will be equal to sin of E, which is to be found out, upon sin of R2, where R2 is obtained to be 36 degree 25 minutes, right? So this is 36 degree and 25 minutes. Okay, so just take this sine of 36 degree to 25 minutes in that side, so that we get this sin E to be simply equal to 3 by 2 into this is sine of 36 degree 25 minutes, right? And just try to find out this. So we can get this sin E to be simply equal to 3 by 2 into what is the value of sin 36 degree and 25 minutes. 36 के सीधा सामने देखना है हमको, 25 तो इसमें है नहीं, 24 के नीचे देखना है. 36 के सामने 24 के नीचे कितना आ रहा है? 5934 आ रहा है.
5934, ओके। और उसमें हमको एक मीन डिफरेंस ऐड करना है जो कि 2 है, तो 2 ऐड करने से 5936 बन गया। तो 5936, बट रिमेंबर दैट इट इज 0 पॉइंट, तो 0.5936 will be the sine of 36 degree 25 minutes. Okay, if we just cancel it with 2, then we can get this 0.2, 2 za 4, 19 बचा, 2 9 za 18, 13 हो गया, 2 6 za 12, and 2 8 za 16. Okay, and if we just multiply this by 3 here, then we can be able to get this sine E to be simply equal to 8 3 za 24, 2 carry, 3 6 za 18 plus 2 20, 2 carry, and 3 9 are 27 plus 2 29, 2 carry again, 3 2 are 6 plus 2 8, right? So this is 0.8904, करेक्ट है। तो ये हमको मिल रहा है। अभी इसका हमको साइन इनवर्स निकालना है, तो E कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8904, okay? So just check natural science table once again and just see that 0.8904 की तरह मिलता है, 0.8904, 8902 मिल रहा है 62 डिग्री के सामने लास्ट 54 मिनट्स के नीचे, बट इफ यू ऐड 3 इन इट देन 62 डिग्री 56 मिनट्स, देखो 62 डिग्री 56 मिनट्स, 62 डिग्री and 56 minutes or 55 minutes we can say. Okay, so this is the angle of emergence, we have found it out. Let us check. Yes, it is approximately 63 डिग्री, करेक्ट है, क्योंकि 56 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट वो 60 मिनट्स के बराबर ही हो गया ना, तो वी कैन जस्ट कॉल दिस angle of emergence to be simply 63 degree approximately, okay, approximately. And once we get this angle of emergence E, we can get delta also, because we have A plus delta is equal to I plus E, correct है? So delta will be equal to what? Delta will be equal to I plus E minus A, so that delta becomes equal to I, which is 37 already, plus E, which is 63 approximately, minus A, which is 60 here. So if you just try to find it out, 37 plus 63 कितना बन रहा है? 100, correct है? So this is 100 minus 60, which comes out to be 40 degree, okay? So delta is actually going to be 40 degree. Yes, it's correct. And now we can just turn to the second question which is asked here. तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, if angle A is adjustable, then what should be the value for emergent ray to just emerge? That means अभी ये सेम एंगल पे अगर इंसिडेंस होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला, एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये इमर्जेंट रे जो है वो जस्ट पॉसिबल टू इमर्ज, मतलब ये जो इमर्जेंट एंगल जो है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। उसके लिए हमको ये R2 निकालना होगा, मतलब हमको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है प्रिज्म का जो एंगल है वो हमको निकालना है। चलो ठीक है, पहले आप ऐसा करो, ये पूरा जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाफट, so that we can just discuss about the second question. Yes, finished with this? Okay, so we'll just note down these values first. I is already 37 degree. Here we obtained R1 to be simply 23 degree and 35 minutes, okay, and R2 is obtained simply to be equal to 36 degree and 25 minutes. Yes, and angle of emergence
E has been obtained to be approximately 63 degree and delta has been obtained to be 40 degree. वैसे तो इधर के कुछ वैल्यूज हमको उसमें लगेंगे नहीं, बट फिर भी चलो जस्ट सेफ साइड. Yes. Now, what is the meaning of the second statement here in the question is that, see, if angle of prism is adjustable, that means if suppose the angle of prism is in our hand, अगर हम ये angle of prism को change कर सकते हैं, तो उस केस में इस angle of prism का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि इमर्जेंट रे जो है वो जस्ट इमर्ज हो जाए. That means situation will be something like this. Suppose the angle of emergence is going to be large enough, उससे ज्यादा होगा वो angle of incidence, और still here the angle of incidence will be 37 degree only. तो यहाँ पे 37 डिग्री पे ये रे इंसिडेंट होगा, और यहाँ पे जब ये रे रिफ्रैक्ट होगा तो सीधा जाके सामने वाले सरफेस पे इंसिडेंट होगा, और जैसे ही वो सामने वाले सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसके बाद ये जो है द इमर्जेंट रे मस्ट जस्ट पास ग्रेजिंग द सरफेस लाइक दिस. तो जो इमर्जेंट रे है यहाँ पे वो बिल्कुल सरफेस के टेंजेंशियली डायरेक्शन में जाना चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब जाके जो इमर्जेंट रे जो है इट विल बी जस्ट इमर्जिंग. ठीक है ना. जस्ट इमर्ज का मतलब समझा क्या होता है? इट विल बी एबल टू इमर्ज, इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसका, बल्कि इट विल जस्ट सफर फ्रॉम रिफ्रैक्शन एंड इट विल जस्ट बी टेंजेंशियल. दैट मींस दिस एंगल हियर मस्ट बी क्रिटिकल एंगल, है कि नहीं, फॉर दिस सरफेस. तो इस मीडियम के लिए ये क्रिटिकल एंगल होगा, तभी तो ऐसा होगा ना कि ये जो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा. तो ये 90 डिग्री बनने के लिए ये जो एंगल है वो IC के बराबर होना जरूरी है. IC, तो IC का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बिल्कुल साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/n, वेयर n इज ऑलरेडी गिवन देयर. चेक. सो वी कैन जस्ट गेट दिस साइन ऑफ IC to be simply equal to 1/3/2, which becomes 2/3, and 2/3 means we can just say it will be 0.6667, right? So if we just check the value of IC whose sign is 0.06667, then we can be able to find out this IC from this. तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0.6667 हमको करना है. तो देखो IC कितना मिलेगा बताओ? 0.6667 ढूंढो नेचुरल साइंस के टेबल में. फिर से देखो 0.66 हमको मिल रहा है यहाँ पे 42 के आसपास. नहीं, 41 के अंदर 6667 वी वांट, राइट? तो 41 के सामने 48 के नीचे 6665 मिल रहा है, और मीन डिफरेंस में 2 दिख रहा है. करेक्ट है. तो मीन डिफरेंस 2 कहाँ पे है? 1 में है. तो वो 1 42 में ऐड कर दो, सॉरी 48 में ऐड कर दो, तो 49 बन जाएगा. मतलब 41 डिग्री एंड 49 मिनट्स. देखो 41 डिग्री 49 मिनट्स, दिस विल बी द एक्चुअली वैल्यू ऑफ IC. ओके, तो IC हमको मिल गया, बट दिस IC हियर इज एक्चुअली R2 फॉर द प्रिज्म. बराबर है. तो इस प्रिज्म के लिए वो IC मतलब R2 है एक्चुअली, राइट? तो इससे हमको मिल गया R2 इज इक्वल टू 41 डिग्री 49 मिनट्स. बराबर. एंड सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्टिल 37, we can get R1 to be same as we have just got in the last expression. या R1 का जो वैल्यू है वो हमको इधर से ही बोरो करना है. So R1 is actually going to be same as the before. We can just try to find it out again, but just not needed. So 23 डिग्री and 35 मिनट्स. ये R1 का वैल्यू हमने लास्ट वाला जो हमने सॉल्व किया था 37 को I मान के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 3/2 डाल के R1 निकाला था, याद है ना? तो वो R1 जो है वो हम अभी भी यूज करेंगे. तो ये R1 का वैल्यू हो गया, ये R2 का वैल्यू हो गया जो हमने क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला से निकाला. अभी हमको क्या करना है? R1 और R2 को यूज करके A निकाल के दिखाना है. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म है A जो है यहाँ पे, तो वो निकालने के लिए हमको R1 प्लस R2 ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होगा. दैट्स सिंपल. सो नाउ वी हैव दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वेयर R1 इज नथिंग बट 23 डिग्री 35 minutes and R2 is nothing but
41 degree and 49 minutes. So if we add this up, just what we can get is 35 plus 49 कितना बनता है? 50 plus 35 85. So it will be 84 minutes. और यहाँ पे आएगा 64. Okay, so 64 degree, right? But we can just 60 minutes को एक डिग्री बढ़ा लेंगे तो बन जाएगा 65 degree and just 24 minutes. 65 degree 24 minutes. Yes, it's correct. So angle of prism must be 65 degree and 24 minutes in this way. Getting it? तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है तो वो हमने इस तरह से निकाला. पहले क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यूज करके R2 निकाल के लिया और R1 जो ऑलरेडी हमने पहले ही निकाला था, क्योंकि यहाँ पे 37 एंगल यहाँ पे फिर भी कर रहा है, तो ये जो एंगल है वो R1 ही रहेगा. और वो R1 हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर निकाल के दिखाया था, निकाला हुआ था. तो वो R1 यूज किया और इधर से R2 यूज किया और उन दोनों का एडिशन करके हमको A मिल गया जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म है. तो अगर इतना एंगल ऑफ प्रिज्म हम यूज करेंगे तो ये गारंटी है कि जो लास्ट इमर्जेंट रे जो है, so that emergent ray will just be passing grazing the surface. Okay, it will be tangential to the surface, no doubt. चलो ठीक है. So just take the screenshot of this also. This is the answer of the second part of this question. Okay, so yes, we have done up to the question number 9th from the textbook. Yes, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है तो वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. ओके, चलो, we will stop here. Thank you all of you.